Hello dear students, welcome back to our channel Gyan Lab. Today we will start with the second organelle of our eukaryotic cell, that is cell membrane. But before starting with a new session, let me remind you once again, अगर आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए और सबसे पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए. Done? Thank you. Let's begin. Alright dear students, so let's start with our today's session, that is cell membrane. हमने हमारे लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? हमने यूकैरियोटिक सेल के बारे में इंट्रोडक्शन देखा था और यूकैरियोटिक सेल का जो पहला ऑर्गेनल है सेल वॉल, उसके बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया था. ओके और हमने ये लास्ट टाइम ही डिस्कस किया था कि सेल वॉल जो है वो सबसे एक्सटर्नल ऑर्गन है और हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे तो हम बाहर से अंदर की तरफ आएंगे. तो पहला लेयर हमने देखा सेल वॉल. अब उसके बाद सेल वॉल के अंदर कौन सी मेम्ब्रेन होती है? सेल मेम्ब्रेन, जो साइटोप्लाज्म को कवर करती है. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से याद दिला दूं, अगर ये आपका सेल है तो सेल के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है और अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स होते हैं. न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे अलग अलग ऑर्गेनल्स होते हैं. और ये मेम्ब्रेन जो है ये साइटोप्लाज्म है. साइटोप्लाज्म के आसपास जो सराउंडिंग में मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हो, या आप इसको बोल सकते हो बायो मेम्ब्रेन. ठीक है, ये जो नाम यहाँ पर दिए गए हैं. इस मेम्ब्रेन के बाहर और एक वॉल होती है और उस लेयर को हम बोलते हैं सेल वॉल. ये सेल वॉल के बारे में हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं. आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में. अब अगर मैं ये सेल मेम्ब्रेन निकाल दूं तो मुझे मेरा सेल कैसा दिखाई देगा? कुछ ऐसा साइटोप्लाज्म दिखाई देगा. ओके, ये साइटोप्लाज्म के अंदर का सेमी फ्लूइड नेचर जो है, और यहाँ पर हमको हमारे सेल ऑर्गेनल्स दिखाई देंगे, लेकिन कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है. ये सेल मेम्ब्रेन मैंने निकाल दी है तो अब मेरा सेल विदाउट एनी मेम्ब्रेन हो गया है. ये मेरा सेल कैसा हो गया है? विदाउट मेम्ब्रेन. तो इस सेल को अब हम क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लास्ट. क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लास्ट. तो इसका मतलब हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल मेम्ब्रेन किसको कवर करती है? प्रोटोप्लास्ट को कवर करती है. प्रोटोप्लास्ट के अंदर का जो लिक्विड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? द लिक्विड पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लास्ट. ये जो साइटोप्लाज्म है उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म. क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म. ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था और ये मैं आज भी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये चीज़ आपको बार बार रिपीट होगी. ओके, तो ये अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ गया तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. ऑलराइट, पहला पॉइंट क्या दिया है हमको यहाँ पर इंट्रोडक्शन का? दैट द सेल मेम्ब्रेन इज थिन, बहुत ही पतली मेम्ब्रेन होती है. इट इज़ क्वासी फ्लूइड स्ट्रक्चर. क्वासी फ्लूइड मतलब क्या होता है? क्वासी मीन्स हाफ और सेमी. ओके, आधा फ्लूइड और आधा सॉलिड. सो क्वासी फ्लूइड मीन्स आवर सेल मेम्ब्रेन इज सेमी फ्लूइड और सेमी सॉलिड इन नेचर. जैसे जेली का जो स्ट्रक्चर होता है वो ना ही एकदम कड़क होती है और ना ही एकदम लिक्विड होती है, इन बिटवीन स्टेज में होती है. So cell membrane is thin, quasi-fluid structure. It is present both extracellularly and intracellularly. मतलब extracellularly मतलब सेल के बाहर भी प्रेजेंट है और intracellularly मतलब ये जो अलग अलग ऑर्गेनल्स हैं, समझो ये न्यूक्लियस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, तो इनके बाहर भी एक एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. तो ये हो गया इंट्रासेल्युलरली. इंट्रासेल्युलरली मतलब सेल के अंदर के ऑर्गेनल्स के बाहर, और एक्स्ट्रा सेल्युलरली मतलब सेल के बाहर. ओके, तो देखो एक्स्ट्रा सेल्युलरली कैसे प्रेजेंट है ये? इट इज़ प्रेजेंट अराउंड द प्रोटोप्लास्ट. ये आपका प्रोटोप्लास्ट है. प्रोटोप्लास्ट के बाहर अगर मैं एक मेम्ब्रेन बना दूं तो ये बन जाएगा आपका सेल मेम्ब्रेन. सो इट इज़ प्रेजेंट अराउंड द प्रोटोप्लास्ट. और इंट्रा सेल्युलरली बोला है. इंट्रा मतलब क्या होता है? अंदर. तो इंट्रासेल्युलरली मीन्स प्रेजेंट अराउंड मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स इन यूकैरियोटिक सेल. आपका जो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर के जो ऑर्गेनल्स हैं उन ऑर्गेनल्स के बाजू बाजू में अगर ये प्रेजेंट रहेगा तो उसको हम बोलते हैं इंट्रासेल्युलरली. गॉट इट? ओके. इट सेपरेट्स सेल ऑर्गेनल्स फ्रॉम साइटोसोल. सेल के ऑर्गेनल्स के बाहर जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? ये समझो ये आपका न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के बाहर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगी? साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियस से अलग करके रखेगी. मतलब साइटोप्लाज्म का कंटेंट न्यूक्लियस के अंदर नहीं घुसने देगी. मतलब बेसिकली अगर मैं आपको सिंपल मीनिंग देकर समझाऊं तो मम्मी जब मार्केट जाती है या घर का कोई भी जब मार्केट जाता है तो वो एक बड़ा बैग कैरी करते हैं. उस बड़े बैग के अंदर वो अलग अलग वेजिटेबल्स रखते हैं. अब अगर समझो मैं ग्रीन चिली
आपकी हरी मिर्ची और दूसरी कोई भाजी भिंडी लूँ और दोनों को मिक्स करके रख दूँ, तो घर पे आने के बाद मेरा काम डबल हो जाएगा, क्योंकि मुझे उन दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा, करेक्ट। लेकिन अगर जब मैं भाजी वाले से भाजी खरीद रही हूँ, तो अगर मैं उसी टाइम पे भिंडी को अलग थैली में रखूँ या अलग पेपर में रैप करूँ और मिर्ची को अलग पेपर में रैप करूँ और फिर उन दोनों को एक बैग में डालूँ, तो घर पे आने के बाद जब मैं निकालूंगी सारी वेजिटेबल्स को, तो मुझे कुछ मिक्स अलग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ मिक्स हुआ ही नहीं है। आर यू गेटिंग इट? तो ऐसे ही सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनल्स एक दूसरे के साथ इंटरफेयर ना करें, इसीलिए हर एक ऑर्गेनल के बाहर क्या होता है, एक एक मेम्ब्रेन होती है, और उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं इंट्रासेल्युलर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, ऑलराइट। सो इट सेपरेट्स सेल ऑर्गेनल्स फ्रॉम साइटोसोल। थिकनेस कितना है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? हमारा ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का थिकनेस कितना बताया गया है? इट इज अबाउट 75 एंगस्ट्रॉम। 75 एंगस्ट्रॉम मतलब कितना होगा? 1 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर्स। मतलब बहुत 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 पतला मेम्ब्रेन होता है, ये बहुत पतला मेम्ब्रेन होता है, जो आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे ही दिखाई देगा। ओके, ऑल राइट। थिकनेस इज 75 एंगस्ट्रॉम। अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द सेल मेम्ब्रेन अपीयर्स ट्राइलैमिनार। आप जब इस सेल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे, तो हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कितना फोकस करता है, कितना एनलार्ज करता है इमेज को? 1 लाख टाइम्स, 5 लाख टाइम्स तक का हमको इमेज जो है वो जूम करके दिखाई देता है। तो जब आप आपके यूकैरियोटिक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे, तो आपको ये जो लेयर है ना, ये 3 अलग अलग लेयर्स से मिलकर बनी है, ऐसा दिखाई देगा। मतलब बेसिकली अगर मैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखूंगी, तो मुझे ऐसे 3 लेयर्स दिखाई देंगे। आर यू गेटिंग इट? जैसे सेल वॉल देखा था हमने, वैसे हमको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी ट्राइलैमिनार दिखाई देगा। ट्राइलैमिनार मतलब क्या होता है? मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। उन 3 लेयर्स में से उनके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? इट शोज प्रेजेंस ऑफ लिपिड्स। उन 3 लेयर्स में हमको क्या क्या देखने को मिलेगा? कौन कौन सा केमिकल कंपोनेंट देखने को मिलेगा? हमको देखने को मिलेगा लिपिड्स। व्हाट आर लिपिड्स? लिपिड्स आर नथिंग बट चेन ऑफ फैटी एसिड्स। जब बहुत सारी फैटी एसिड्स एक साथ आ जाती हैं, तो एक लिपिड का चेन बनता है। तो हमको उन 3 लेयर्स में से एक लेयर, मतलब लेयर्स के बीच बीच में लिपिड्स दिखाई देगा, और ज़्यादा करके वो लिपिड्स कौन से होंगे? फॉस्फोलिपिड्स होंगे। फॉस्फोलिपिड मतलब ऐसा इमेजिन करो कि ये आपका मेम्ब्रेन है, ये आपका लिपिड का चेन है, और ये लिपिड के चेन में बीच बीच में फॉस्फोरस है। ओके, तो इसको हम बोलेंगे फॉस्फोलिपिड। क्या बोलेंगे हम इसको? फॉस्फोलिपिड। मतलब लिपिड के साथ फॉस्फोरस अटैच हो गया है। अगर मैं लिपिड के साथ ग्लूकोज अटैच कर दूँ तो क्या बन जाएगा? ग्लूकोलिपिड्स, करेक्ट? ओके, so it shows presence of lipids, mainly phospholipids, and it is arranged in bilayer. ये lipids के molecules कैसे arranged होते हैं? bilayer में arranged होते हैं। bilayer मतलब ऊपर एक lipid की layer और नीचे एक lipid की layer. Let me show you how it looks like. ओके, अभी ध्यान से देखो कि ये कैसे दिखाई देता है। इमेजिन करो ये आपका एक लिपिड मॉलिक्यूल है। ये एक लिपिड मॉलिक्यूल कैसे बनाया है मैंने? यहाँ पर मैंने एक हेड बनाया है और यहाँ पर मैंने 2 टेल्स बनाए हैं। पहले एक पॉइंट पढ़ लेते हैं और फिर उसके आगे मैं बताती हूँ। लिपिड पोजेस 1 हाइड्रोफिलिक पोलर हेड। ये हेड जो है, ये हेड कैसा है? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब क्या होता है? हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फिलिक मीन्स लविंग। मतलब इमेजिन करो ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे है। मतलब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर हम जूम करके देखें, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर हम जूम करके देखें, तो हमको कुछ ऐसी मेम्ब्रेन दिखाई देगी। ऐसी बहुत सारे लिपिड मॉलिक्यूल्स एक साथ अरेंज होंगे और हमको हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन के दिखाई देगा। आर यू गेटिंग इट? ऐसा पूरा सर्कुलर मैनर में ये आपका एक पूरा लेयर बनेगा। ये एक लिपिड का लेयर और ये दूसरे लिपिड का लेयर, ऐसे 2 लिपिड के लेयर्स बनेंगे। इनको हम बोलते हैं
bilayer, lipid bilayer. Bilayer means 2 layers of lipid. ओके, तो यहाँ पर एक लिपिड मॉलिक्यूल का लेयर बनेगा और उसके साथ एक लिपिड मॉलिक्यूल का लेयर बनेगा. अब यहाँ पर स्पेशलिटी क्या दिखाई दे रही है आपको कि ये जो हेड है, ये हेड हमेशा एंडिंग में है, मतलब पोलार हेड है. एक अपोजिट पोल में है और दूसरा अपोजिट पोल में है. आर यू गेटिंग इट? तो हेड को हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक पोलार हेड. और ये जो टेल्स हैं, 2 टेल है. एक हेड से कितनी टेल निकल रही है? 2 टेल निकल रही है. इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक नॉन पोलार टेल. क्या बोलते हैं इसको हम? हाइड्रोफोबिक नॉन पोलार टेल. इसका मतलब क्या है कि ये मिडल में है. ये टेल्स का रीजन जो है ये मिडल में है और ये वाटर के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है. क्योंकि अगर हम ये सेल का मेम्ब्रेन बनाएंगे, मतलब समझो ऐसा ये पूरा मेम्ब्रेन कंप्लीट हो जाएगा, तो अंदर साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म में क्या है? वाटर है. और वाटर से कौन प्यार करता है? सिर्फ लिपिड का हेड. वाटर से कौन प्यार करता है? लिपिड का हेड. हाइड्रोफोबिक मतलब क्या होता है? फोबिक मतलब हेटिंग, या आप ऐसा बोल सकते हो कि स्केर्ड ऑफ, डरना. तो टेल को पानी से डर लगता है, इसीलिए टेल पानी के पास नहीं है, वो पानी के अपोजिट डायरेक्शन में है. और हेड को पानी बहुत पसंद है, इसीलिए वो पानी के डायरेक्शन में है. तो इसीलिए हमको यहाँ पर क्या बोला गया है? लिपिड्स पोजेस 1 हाइड्रोफिलिक पोलार हेड एंड 2 हाइड्रोफोबिक नॉन पोलार टेल्स. सो फॉस्फोलिपिड्स आर एम्फीपैथिक. एम्फीपैथिक मतलब क्या होता है? They contain both polar and non-polar molecules. Amphi means 2. Okay? उनके पास polar molecule भी है और उनके पास non-polar structure भी है. All right? And one is hydrophobic and one is hydrophilic. All right? Then next point हमको क्या बोला गया है? Lipid bilayer is arranged in such a manner that their tails are sandwiched between heads. यहाँ पर देखो, ये जब bilayer हम बनाते हैं तो दोनों एंडिंग में हेड है और दोनों लेयर के टेल्स क्या है? बीच में है. दोनों हेड के बीच में उन टेल्स का सैंडविच बन रहा है. तो टेल जो है वो कभी वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगा. टेल हमेशा दोनों हेड्स के बीच में ही रह जाएगा. इसका मतलब टेल हाइड्रोफोबिक है क्योंकि उसको वाटर के कांटेक्ट में आना ही नहीं है, क्योंकि उसको वाटर से डर लगता है. तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा? ड्यू टू दिस टेल्स नेवर कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एक्वेस सराउंडिंग. एक्वेस मतलब क्या होता है? लिक्विड सराउंडिंग. हमारा साइटोप्लाज्म तो लिक्विड से भरा हुआ है और टेल लिक्विड से डरता है, इसीलिए टेल कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? टेल दोनों हेड्स के बीच में सैंडविच बन जाता है. यहाँ देखो, टेल्स जो हैं वो दोनों हेड के बीच में सैंडविच बन गए हैं और वो कभी भी साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, डायरेक्ट वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएंगे. सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो शोज प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. हमको क्या बताया गया इधर पे कि हमारा ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें फॉस्फोरस तो है ही, पर फॉस्फोरस के साथ साथ हमको क्या देखने को मिलेगा? प्रोटीन्स भी देखने को मिलेंगे और कार्बोहाइड्रेट्स भी देखने को मिलेंगे. अभी हम डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमको समझ में आएगा. रेशियो ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स वेरीज इन डिफरेंट सेल्स. मतलब कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनकी सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन ज़्यादा होगी और कार्बोहाइड्रेट कम होगी. कुछ सेल्स ऐसे होंगे जिनके सेल में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगा तो प्रोटीन कम होगा. तो ये रेशियो ऊपर नीचे होते रहता है. एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर. इन ह्यूमन बींग्स रेड ब्लड सेल्स शो अप्रॉक्सीमेटली 52% प्रोटीन इन देयर सेल मेम्ब्रेन एंड 40% इन लिपिड्स. आर यू गेटिंग इट? तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो रेड ब्लड सेल होता है, हमारा ह्यूमंस का जो सेल होता है रेड ब्लड सेल, उसमें 52% प्रोटीन देखने को मिलेगा सेल मेम्ब्रेन में और 40% लिपिड देखने को मिलेगा और बाकी का जो 8% है वो कार्बोहाइड्रेट्स देखने को मिलेंगे. आर यू गेटिंग इट? तो ये रेशियो ऊपर नीचे होते रहता है, कुछ कम कुछ ज़्यादा, लेकिन होता क्या क्या है वो पता होना ज़रूरी है. तो क्या क्या चीज़ें होती हैं? फॉस्फोलिपिड होती है सेल मेम्ब्रेन में, प्रोटीन होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है. ये 3 चीज़ें याद रखो. अब हम आगे का स्ट्रक्चर देखते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल. व्हाट डज फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल मीन्स? फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा मॉडल जो फ्लूइडिटी के ऊपर बेस्ड है, मतलब जिसके अंदर के सारे कंपोनेंट्स फ्लूइड कंपोनेंट्स के ऊपर बेस्ड हैं, लिक्विड कंपोनेंट्स के ऊपर बेस्ड हैं, और वो मॉडल बीच बीच में हमको अलग अलग कंपोनेंट्स का प्रेजेंस बता रहा है. मोज़ाइक मतलब क्या होता है कि एक लिपिड की बाइलेयर है और उसके बीच बीच में प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, तो इसको हम बोलते हैं मोज़ाइक इमेज. मोज़ाइक मॉडल मतलब प्रेजेंस ऑफ अदर कंपोनेंट्स इन बिटवीन अ लेयर. ओके, अब जैसे कि आप ये डायग्राम ध्यान से देखो, इस डायग्राम में हमको क्या बताया गया है? ऊपर की तरफ सबसे पहले आपका क्या प्रेजेंट है? ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है. ग्लाइकोप्रोटीन मतलब क्या होता है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड प्रोटीन. फिर इसके बाद में आपको सेकंड लेबलिंग क्या बताया गया है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का लेबलिंग बताया गया है. अगर आप ध्यान से देखो तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कैसे दिखाई दे रहे हैं?
ध्यान से देखो अगर, तो ऐसा एक लिपिड मेम्ब्रेन है, फिर ऐसा एक लिपिड मेम्ब्रेन है, ये दो मेम्ब्रेन्स बन के आपका फॉस्फोलिपिड बायोमेम्ब्रेन बना है, ठीक है। फिर थर्ड लेबलिंग क्या बताई गई है, थर्ड लेबलिंग हमको बताई गई है ग्लाइकोलिपिड की। ग्लाइकोलिपिड मतलब क्या होता है कि लिपिड मॉलिक्यूल्स के साथ ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऐड हो गया है, ठीक है। ये हो गए ऊपर के लेबलिंग्स। अब नीचे के लेबलिंग्स अगर हम देखें तो सबसे पहला लेबलिंग हमको बताया गया है पेरीफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। पेरीफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन मतलब क्या होता है, पेरीफेरी मतलब साइड, पेरीफेरी मतलब क्या होता है, साइड और बॉर्डर, बाउंड्री ऑफ अ मेम्ब्रेन। सो पेरीफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स मतलब जो आपके लिपिड मेम्ब्रेन के एकदम एज पे रहेंगे, एकदम बाउंड्री पे रहेंगे, उन प्रोटीन्स को हम बोलेंगे पेरीफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। फिर सेकेंड प्रोटीन कौन सी है आपकी, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन मतलब क्या होता है, ऐसी प्रोटीन्स जो मेम्ब्रेन के अंदर की साइड प्रेजेंट है। पेरीफेरी मतलब प्रोटीन के बाहर के साइड प्रेजेंट है। समझो ये मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन के बाहर के साइड जो प्रोटीन प्रेजेंट है दैट इज पेरीफेरी, और जो प्रोटीन मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, ऐसे अंदर की तरफ प्रेजेंट है, दीज प्रोटीन्स आर नोन एज इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। इन प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल। इंटीग्रल मतलब जो अंदर की तरफ प्रेजेंट है। फिर आपको थर्ड लेबलिंग क्या दी गई है, थर्ड लेबलिंग आपको बताई गई है साइटोस्केलेटल की। साइटोस्केलेटल मतलब क्या होता है, सीलिया और फ्लैजेला जो आपके ऑर्गेनिज्म को मूवमेंट में हेल्प करेगा, उसको हम बोलते हैं साइटोस्केलेटल फिलामेंट। और आपको लास्ट लेबलिंग क्या दी गई है, लास्ट लेबलिंग है आपकी प्रोटीन चैनल की। ये जो इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं, ऐसे इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं जो लास्ट में बताया गया है, ये प्रोटीन्स क्या करेंगे, ये आपके किसी भी मटेरियल को सेल के अंदर से बाहर या बाहर से अंदर एक्सचेंज करने में हेल्प करेंगे। जैसे कैनाल का काम होता है ना, वैसे ये प्रोटीन चैनल का काम होता है, जो कि आप लास्ट लेबलिंग में देख सकते हैं। डायग्राम समझ में आ गया आपको, दिस इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ओके, अब इसका हम थ्योरी देखते हैं। लेट अस हैव अ लुक एट द थ्योरी ऑफ द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ओके, इट इज मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये मॉडल सबसे ज़्यादा फॉलोड मॉडल है, एंड दिस मॉडल वॉज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। इन दो साइंटिस्ट ने हमको ये मॉडल दिया था। इट इज़ मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन्स। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से ये बना है, दो लिपिड मेम्ब्रेन्स हैं और उनके बीच बीच में प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ठीक है। प्रोटीन्स आर लाइक आइसबर्ग्स इन द सी ऑफ लिपिड्स। प्रोटीन्स कैसे दिखाई दे रही है, जैसे समुंदर होता है ना, समुंदर बहुत बड़ा समुंदर होता है और बीच बीच में बर्फ के टीले आ जाते हैं। जैसे टाइटैनिक मूवी में आपने देखा होगा कि ऐसे बड़ा सा ओशन है और उसके बीच बीच में बर्फ जम गई है, आइसबर्ग्स आ गए। तो वैसे ही हमको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि ऐसे लंबा सा लिपिड मेम्ब्रेन है और बीच बीच में ब्लू स्पॉट्स है। तो ऐसे ही दिखाई देता है जैसे कि समुंदर में आइसबर्ग्स आ गए हैं। सो आवर प्रोटीन्स आर लाइक आइसबर्ग्स and the sea is the lipid. Okay, so proteins are like icebergs in the sea of lipids. Proteins can change their position. अब ये जो प्रोटीन्स आपको दिखाई दे रही है, ये प्रोटीन्स अंदर ही अंदर अपना पोजीशन चेंज कर सकती है। इमेजिन करो ये आपका प्रोटीन मेम्ब्रेन है, ये आपका लिपिड मेम्ब्रेन है और ये आपके प्रोटीन्स हैं। अब समझो कि ये एक प्रोटीन है, ये प्रोटीन पहले यहाँ पर प्रेजेंट है। अब इसको अगर अपनी पोजीशन चेंज करनी है तो हमारा जो लिपिड मेम्ब्रेन है वो क्वासी फ्लूइड है। कैसा है हमारा लिपिड मेम्ब्रेन, क्वासी फ्लूइड। क्वासी फ्लूइड मतलब सेमी लिक्विड, थोड़ा लिक्विड थोड़ा सॉलिड। तो क्वासी फ्लूइड होने की वजह से ये प्रोटीन मेंबर अंदर ही अंदर मूव कर सकती है। क्या कर सकती है, अंदर ही अंदर इट कैन चेंज इट्स पोजीशन। यहाँ से ये यहाँ आ सकती है, यहाँ से ये यहाँ, यहाँ ऐसे कहीं भी चेंज हो सकती है। ओके, सम प्रोटीन्स आर इंट्रिंसिक। कुछ प्रोटीन्स कैसी होती हैं, इंट्रिंसिक होती हैं। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, दे आर प्रेजेंट इनसाइड द लिपिड मेम्ब्रेन। मतलब ये लिपिड मेम्ब्रेन के एकदम यहाँ पे एकदम अंदर प्रेजेंट होगा, आपको सिर्फ उसका अपर एंड दिखाई देगा। आप अगर उसको कट करोगे, लिपिड मेम्ब्रेन को कट करोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा प्रोटीन, लेकिन जब आप उसको इस साइड से देखेंगे तो आपको सिर्फ प्रोटीन का हेड दिखाई देगा। सो इट मीन्स दैट दिस प्रोटीन इज प्रेजेंट इनसाइड द लिपिड मेम्ब्रेन। सो सम प्रोटीन्स आर इंट्रिंसिक, दैट इज दे अकर एट डिफरेंट डेप्थ्स। अलग अलग डेप्थ पे प्रेजेंट है ये बाइलेयर के। They span the entire thickness of the membrane, so they are called transmembrane proteins. ये पूरा प्रोटीन का जो लेयर है, ये पूरा लेंथ लिपिड के पीछे छिप गया है। कहाँ पर छिप गया है, लिपिड के पीछे। आपको सिर्फ उसका अपर एंड और लोअर एंड दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब कि ये हमारे लिपिड के साथ मिक्स हो गई हैं। तो इन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन, बिकॉज इनका जो पूरा लेयर है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। ओके, इट इज मिक्सड विद द लिपिड मेम्ब्रेन। वो लिपिड मेम्ब्रेन के पीछे छिप चुका है, आपको सिर्फ थोड़ा सा ही एंड दिख रहा है। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। क्योंकि आपको याद होगा ज्योमेट्री में आप ऐसा पढ़ते हैं ना, दीज आर टू पैरेलल लाइंस एंड दिस इज द ट्रांसवर्स लाइन।
ठीक है, यहाँ पर नहीं, मैं यहाँ ड्रॉ करके बताती हूँ. दीज आर 2 पैरेलल लाइंस एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल लाइन. सो ऐसे ही हमारा ये 2 लिपिड मेम्ब्रेन है और उसके पीछे ये प्रोटीन छुप गया है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन. क्या बोलते हैं? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स. एंड दे फॉर्म चैनल्स फॉर पैसेज ऑफ वाटर. और यही प्रोटीन्स क्या कर रही हैं, वो जो देखो लास्ट में डायग्राम बताया गया है, लेबलिंग बताई गई है कि यही प्रोटीन चैनल का काम करेगी. चैनल मतलब ये मटेरियल को एक्सचेंज करने में हेल्प करेगी, सेल के अंदर से सेल के बाहर या सेल के बाहर से सेल के अंदर मटेरियल लाने जाने में. ठीक है, डिड यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? लेट्स मूव अहेड. Okay, so now let us try to understand what is given further. Okay, all right. अब नेक्स्ट पॉइंट हमको क्या बताया गया है, दैट एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन्स आर फाउंड ऑन 2 सर्फेसेस ऑफ मेम्ब्रेन. तो जैसे कि हम डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है, ये जो नीचे की तरफ की प्रोटीन्स है, पेरिफेरल प्रोटीन्स मैंने क्या बोला, जो हमेशा बाहर की तरफ होती है. ओके, जिसको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी बोल सकते हैं. तो ये आपको नीचे भी देखने को मिलेगी और ऊपर भी देखने को मिलेगी. इट कैन बी फाउंड ऑन द 2 सर्फेसेस ऑफ द मेम्ब्रेन. ऑल राइट, ओके. Quasi-fluid nature of lipid enable means it makes sure the lateral movement of proteins and this ability to move within the membrane is termed as fluidity. मतलब हमने पहले ये पॉइंट डिस्कस किया कि हमारा जो लिपिड मेम्ब्रेन है वो क्वासी फ्लूइड है. क्वासी फ्लूइड मतलब मैं फिर से बता रही हूँ, क्वासी फ्लूइड मीन्स सेमी लिक्विड. तो ये हमारा जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है ये लिपिड मेम्ब्रेन के अंदर है, बीच में है. अब ये प्रोटीन जब चाहे तब अपने मर्जी से लिपिड के अंदर घूम सकता है, कहीं पे भी, यहाँ से यहाँ कहीं भी जा सकता है ये प्रोटीन. ओके, मतलब ये प्रोटीन जो है ये कहीं भी मूव हो सकता है. हमारा ये जो प्रोटीन है इट कैन मूव एनीवेयर वेरेवर इट वांट एंड दिस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द क्वासी फ्लूइड नेचर. क्वासी फ्लूइड नेचर मीन्स व्हाट? बिकॉज ऑफ द फ्लूइडिटी. क्योंकि लिक्विड है तो स्पेसेस प्रेजेंट होगी. आपने पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड में लिक्विड गैसेज और सॉलिड मॉलिक्यूल्स. लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से मॉलिक्यूल आसानी से मूव हो सकते हैं और इस मूवमेंट को हम डिफाइन करते हैं फ्लूइडिटी से. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, मेन फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन विच इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. मेन फंक्शन क्या है इस सेल मेम्ब्रेन का? जो हमारे चैनल प्रोटीन्स हैं जो मटेरियल को अंदर से बाहर और बाहर से अंदर कर रहे हैं. व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स. ओके, सो द मेन फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट. मतलब समझो, इमेजिन करो ये आपका सेल है, ये सेल का जो मेम्ब्रेन है, ये जो बायलिपिड लेयर बना हुआ है, इनके बीच में ये जो टनल प्रोटीन्स हैं, ये टनल प्रोटीन्स या चैनल प्रोटीन्स क्या करेंगे, अंदर का कोई वेस्ट प्रोडक्ट बाहर भेजेंगे या बाहर का कोई इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट अंदर की तरफ भेजेंगे. जो भी है एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा इनके बीच में. ओके, दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल. अब ये जो लाइन यहाँ पर बोली गई है, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है कि मुझे जो चीज़ चाहिए मैं उसी चीज़ को सेल के अंदर लूँगी और जो चीज़ नहीं चाहिए उस चीज़ को सेल के बाहर छोड़ दूँगी. सब कुछ सेल के अंदर आएगा या सब कुछ सेल के बाहर जाएगा, ऐसा नहीं है. सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब सिलेक्ट करके हम चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करेंगे अंदर से बाहर या बाहर से अंदर. सो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दिस टर्म वेरी क्लियरली. क्योंकि फ्रीली परमिएबल मतलब क्या होता है, कुछ भी सेल के अंदर आएगा और कुछ भी सेल के बाहर जाएगा. लेकिन सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब क्या होता है, ओनली फ्यू थिंग्स विच यू सिलेक्ट कैन कम इनसाइड द सेल और दे कैन गो आउटसाइड द सेल. ओके, ऑल राइट. अब आगे क्या बताया गया है, ड्यूरिंग पैसिव ट्रांसपोर्ट. पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है, व्हेन नो एनर्जी इज नीडेड. एक्टिव मतलब जहाँ पर एटीपी मॉलिक्यूल्स चाहिए, पैसिव मतलब एटीपी मॉलिक्यूल्स नहीं चाहिए. तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी बिल्कुल यूज नहीं होती है. So during passive transport, many molecules come across or move across the membrane without spending energy. तो जब पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है तब मॉलिक्यूल सेल के अंदर से बाहर या बाहर से अंदर मूव हो सकते हैं बिना एनर्जी यूज़ किए. मतलब कोई एटीपी नहीं लगेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम बच जाएगा. अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी एनर्जी लगेगी तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया को बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. आर यू गेटिंग इट? तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी नहीं चाहिए तो एटीपी नहीं चाहिए. एटीपी नहीं चाहिए तो माइटोकॉन्ड्रिया कैन रिलैक्स फॉर सम टाइम. ओके, ऑल राइट. Some solutes move by simple diffusion along the concentration gradient. अब यहाँ पर क्या बोला गया है हमको, listen to me very carefully now. कुछ सल्यूट्स जो होते हैं वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे मूव होते हैं. कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, इमेजिन करो ये आपका सेल है, सेल के अंदर बहुत सारा सोडियम है. जस्ट इमेजिन कि यहाँ पर बहुत सारा सोडियम है. अब यहाँ पर इतना सोडियम हो गया है और सेल के बाहर सोडियम नहीं है.
तो क्या होगा कि जब हमारा सेल के अंदर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाएगा तो अब सोडियम बाहर आने लगेगा टनल प्रोटीन्स की मदद से। तो ये सोडियम जब बाहर आने लगेगा इसको हम बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं हम इसको? सिंपल डिफ्यूजन विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन मतलब जब कोई सल्यूट मॉलिक्यूल किसी एक पर्टिकुलर जगह पे बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, और जहाँ पर वो मॉलिक्यूल कम होता है उसको हम बोलते हैं डाइल्यूट कंपोनेंट। ओके, अब सेल के अंदर सोडियम बहुत ज़्यादा है, सेल के बाहर सोडियम नहीं है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर हुआ सोडियम का? सेल के अंदर। तो जो चीज़ सेल के अंदर बहुत ज़्यादा हो गई है अब वो बाहर आने के लिए रास्ता ढूंढेगी, तो इसको हम बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। आर यू गेटिंग इट? Okay. Neutral solutes may move across the membrane by the process of simple diffusion. जो neutral molecules होते हैं, okay, they can also move with the help of simple diffusion like water. Are you getting it? Okay. क्योंकि वाटर का pH is approximately 7, तो it is a neutral molecule. Okay, ना तो वो acidic है ना ही वो basic है। लास्ट पॉइंट हमको क्या बताया गया है? दिस इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि यहाँ पर हमको एक्स्ट्रा एटीपी की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। मतलब एटीपी कब यूज होती है? जब हमको सेल के अंदर से जबरदस्ती कोई चीज बाहर भेजनी पड़े तो हमको एनर्जी लगेगी, या बाहर से जबरदस्ती जब कोई चीज अंदर लेनी है तब एनर्जी लगेगी। लेकिन यहाँ जबरदस्ती कुछ नहीं हो रहा है, अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया तो वो बाहर जा रहा है, अगर बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वो सेल के अंदर आएगा। तो यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है सब सिंपल डिफ्यूजन की वजह से हो रहा है। किसके वजह से हो रहा है? सिंपल डिफ्यूजन के वजह से। इसीलिए एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, और इस ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये लास्ट पॉइंट क्या बोला गया है? दैट वाटर कैन ऑल्सो मूव बाय ऑस्मोसिस। व्हाट इज ऑस्मोसिस? वेरी केयरफुली यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टर्म। ऑस्मोसिस मतलब क्या होता है? ऑस्मोसिस मीन्स ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम lower concentration to higher concentration. Are you getting it? Or transport of solute molecule from higher concentration to lower concentration. क्या है इसका मतलब? इमेजिन करो आपके पास एक प्लेट है, आपने इस प्लेट में वाटर भर के रखा है, ठीक है। अब वाटर मतलब क्या हो गया मेरा? सॉल्वेंट। व्हाट इज माई वाटर? इट इज माई सॉल्वेंट। और इसके बीच में मैंने किशमिश रख दिया, मुनक्का जो होता है, दैट किशमिश इज माई सल्यूट, ठीक है। किशमिश के अंदर 100% सल्यूट है और वाटर बिल्कुल भी नहीं है। क्या इमेजिन करना है हमको कि किशमिश के अंदर सल्यूट बहुत सारा है, मतलब सॉलिड मॉलिक्यूल, और पानी बिल्कुल भी नहीं है, 0%। और ये जो वाटर है हमारा, जो लिक्विड है, उसमें सॉल्वेंट 100% है। सॉल्वेंट मतलब क्या होता है? वाटर। और इस पानी के अंदर सॉलिड मॉलिक्यूल कुछ भी नहीं है, मतलब किशमिश तो अलग ही कंपाउंड है, तो इसके अंदर सॉलिड मॉलिक्यूल कुछ भी नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? अवर सल्यूट इज 0% इन वाटर। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? आपने एक प्लेट लिया है, उसमें आपने पानी डाला है, पानी है मतलब सॉल्वेंट है, विच इज़ 100% प्योर, उसमें कोई सॉलिड मॉलिक्यूल आपने ऐड नहीं किया है। फिर आपने किशमिश लिया, किशमिश एकदम ड्राई किशमिश है, ठीक है, एकदम ड्राई रेजिन है, उसको आपने उस प्लेट में डाला, उस ड्राई रेजिन में पानी बिल्कुल भी नहीं था, इसीलिए हमने लिखा सॉल्वेंट 0%। वो पूरी तरीके से सॉलिड था, इसीलिए हमने इसको लिखा 100% सॉलिड। अब क्या होगा? आप उसको एक दिन के लिए वैसे ही छोड़ दो। एक दिन के बाद जब आप उस प्लेट को ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि आपका जो प्लेट है उसमें से पानी का लेवल जो है वो कम हो गया है और किशमिश का साइज बड़ा हो गया। तो क्या हुआ यहाँ पर? सॉल्वेंट जो था, हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल था, सॉल्वेंट, वो कहाँ पर मूव हुआ? सल्यूट के अंदर गया। ठीक है, तो इसका मतलब सॉल्वेंट ज़्यादा था, हाई कॉन्सेंट्रेशन था सॉल्वेंट का, तो हाई मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। क्योंकि पानी कहाँ गया? पानी किशमिश के अंदर गया। पानी 100% था, मतलब सॉल्वेंट हाई था, सॉल्यूट के अंदर, हमारे किशमिश के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं था, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से पानी लो कॉन्सेंट्रेशन में जा रहा है, क्योंकि किशमिश के अंदर बिल्कुल पानी नहीं है। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। अब इसमें कोई एनर्जी लग रही है क्या? कोई एटीपी यूज हो रहा है क्या? नहीं, तो इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। प्लीज हमेशा ये एक्सपेरिमेंट याद रखो, क्योंकि अब आपको ऑस्मोसिस बार बार आने वाला है। इन केमिस्ट्री, इन बायोलॉजी, दिस टर्म इज गोइंग टू गेट रिपीटेड एन नंबर ऑफ टाइम्स। आई होप दैट यू अंडरस्टूड द टर्म ऑस्मोसिस। ओके, लेट्स मूव अहेड।
ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ एक्टिव ट्रांसपोर्ट. व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट? हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट देखा जिसमें एटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट. अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जब कोई मॉलिक्यूल कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव हो. मतलब इमेजिन करो ये आपका सेल है, सेल के अंदर बहुत सारा सोडियम मॉलिक्यूल है और पोटेशियम मॉलिक्यूल नहीं है. पोटेशियम मॉलिक्यूल बाहर बहुत सारा है, ठीक है. अब मुझे पोटेशियम मॉलिक्यूल बाहर से अंदर डालना है. आर यू गेटिंग इट? क्या बोला मैंने यहाँ पर कि यहाँ पर सोडियम मॉलिक्यूल ज़्यादा है और यहाँ पर पोटेशियम मॉलिक्यूल ज़्यादा है. यहाँ पर पोटेशियम मॉलिक्यूल बिल्कुल नहीं है. सेल को पोटेशियम चाहिए, तो सेल को जो चीज़ चाहिए वो सेल को ज़बरदस्ती खींच के अंदर लेनी पड़ेगी, क्योंकि बाहर भी इतना ज़्यादा पोटेशियम नहीं है कि वो अंदर जा सके आराम से. तो जब सेल के अंदर पोटेशियम जाएगा तब उसको एनर्जी यूज़ करना पड़ेगा, और जब अगर सेल को एनर्जी यूज़ करना पड़ रहा है तो वो प्रोसेस कौन सा हो जाएगा, वो ट्रांसपोर्ट कौन सा हो जाएगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है. ड्यूरिंग एक्टिव ट्रांसपोर्ट फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. मतलब सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन अंदर ज़्यादा है, लेकिन हम बाहर से कोई चीज़ अंदर भेज रहे हैं, जो चीज़ यहाँ पर कम है, जो कॉन्सेंट्रेशन अंदर की तरफ कम है और बाहर की तरफ थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज़्यादा है, वो चीज़ हम अंदर पुश कर रहे हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जा रहे हैं हम. सपोज इमेजिन करो कि फॉर अ फैक्ट जस्ट इमेजिन दैट हियर ऑल्सो सोडियम इज प्रेजेंट, ठीक है. अब अंदर भी सोडियम है, बाहर भी सोडियम है, फिर भी मैं सोडियम को ज़बरदस्ती अंदर डाल रही हूँ. दिस इज़ हाई कॉन्सेंट्रेशन एंड दिस इज़ लो कॉन्सेंट्रेशन. यहाँ पर सोडियम बहुत कम है, ठीक है, और अंदर सोडियम बहुत ज़्यादा है, फिर भी मुझे बाहर का सोडियम अंदर डालना है. तो अब मैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जा रही हूँ, मैं लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रही हूँ. तो इसका मतलब इसको मुझे प्रेशर अप्लाई करके अंदर डालना पड़ेगा, क्योंकि अंदर ऑलरेडी जगह पूरी भर गई है. फिर भी मैं ज़बरदस्ती सोडियम को अंदर एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ या पोटेशियम को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ. तो अंदर जगह नहीं है, फिर भी मैं सेल को आयन को अंदर भेज रही हूँ. उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि जब हम मॉलिक्यूल्स को ज़बरदस्ती कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट अंदर डालते हैं तो वहाँ पर एटीपी का यूज़ होता है. It requires energy and energy means ATP is utilized. As such a transport is an energy dependent transport. ये ट्रांसपोर्ट बिना एनर्जी के हो ही नहीं सकता. In which ATP is utilized, it is also called as active transport. For example, sodium and potassium pump, जो यहाँ पर हम बता रहे हैं. एक सेल में से जब 3 सोडियम बाहर आता है तो 2 पोटेशियम अंदर जाता है. ये याद रखो, 3 सोडियम बाहर आएगा तब जाके 2 पोटेशियम अंदर जाएगा. ऐसा इसका कॉन्सेंट्रेशन रेशियो है, ठीक है. पोलार मॉलिक्यूल्स कैनॉट पास थ्रू नॉन पोलार लिपिड बाइलेयर. पोलार मॉलिक्यूल्स क्या बोला गया है कि लिपिड नॉन पोलार बाइलेयर से पास नहीं हो सकते. लिपिड मेम्ब्रेन कैसा था? ऐसा कुछ था लिपिड मेम्ब्रेन, राइट. हेड, पोलार हेड और नॉन पोलार टेल्स, करेक्ट ना. हेड और टेल्स. अब समझो यहाँ से आपको पता है कि हेड पोलार है और टेल जो है वो नॉन पोलार है. हमने अभी पीछे ही पढ़ा, ठीक है. हेड पोलार है, टेल नॉन पोलार है. अब कोई समझो कोई पोलार मॉलिक्यूल है, वो हेड से पास हो रहा है, वो हेड से पास तो हो जाएगा, लेकिन क्या वो टेल के अंदर ट्रैवल कर पाएगा? नहीं, क्योंकि टेल कैसी है? टेल नॉन पोलार है. नॉन पोलार चीज़ पोलार के साथ मिक्स नहीं हो सकती, तो ये मॉलिक्यूल वापस किक होके बाहर आ जाएगा. अब ऐसे में क्या किया जाए? मुझे सेल के अंदर पोलार मॉलिक्यूल डालना है, तो अब मैं क्या करूँ? तो लिपिड बायोमेम्ब्रेन से जो चीज़ अंदर नहीं जा पाएगी, तो हमने डायग्राम में देखा फ्लूइड मोजाइक मॉडल में कि चैनल प्रोटीन्स होते हैं. ये चैनल प्रोटीन क्या करेंगे? जो मॉलिक्यूल लिपिड मेम्ब्रेन से अंदर नहीं जा पाएगी वो मॉलिक्यूल चैनल प्रोटीन्स के थ्रू अंदर जाएंगे, और इसीलिए हम बोलते हैं कि ये चैनल प्रोटीन्स किसी भी मॉलिक्यूल को कैरी करने में हेल्प करेंगे, and that is why they are also known as carrier proteins. Did you understood? Carrier proteins means a protein which will carry any particular molecule from outside the cell to inside. Got it? Okay, I hope that this is clear to you. All right dear students, I hope कि आपको आज का content पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आ गया होगा. We discussed about cell membrane / plasma membrane / biomembrane. ये तीनों नाम एक ही organelle के हैं, and that is the inner membrane of the cell wall.
ओके अच्छे से इस टॉपिक को देखिए, 2 बार वीडियो को देखिए, पूरा वीडियो देखिए और फिर टेक्स्ट बुक से रीड कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रैक्टिस द डायग्राम ऑफ द फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है फ्रॉम सेल और साइटोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। आपको बार बार आप जब भी सेल के बारे में पढ़ेंगे आगे इस मॉडल के बारे में आपको बार बार पूछा जाएगा। सो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल। अगर आपको कोई भी डाउट हो देन डू नॉट फॉरगेट टू आस्क योर डाउट्स इन अवर कमेंट सेक्शन। डू नॉट वरी अबाउट इट, डू नॉट टेक एनी स्ट्रेस। इफ यू लाइक्ड आवर वीडियो, अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है हमारा सेशन, देन प्लीज क्लिक ऑन द लाइक बटन। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर योर ओपिनियन विथ अस इन आवर कमेंट सेक्शन and please make sure that you share these videos with your friends as much as possible. Let's spread some knowledge. Okay, if you haven't subscribed to our channel yet, then please go and click on the subscribe button. Thank you, stay tuned, see you soon, take care.